अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत दिनों के बाद मैं आज लेक्चर बना रहा हूँ। तबीयत ख़राब हो गई थी और बहुत सी मसरूफियत भी हो गई थी दफ्तरी की। आज छुट्टी का दिन है तो मैं आज आपका लेक्चर बना रहा हूँ। वैसे तो मैंने आपके इंग्लिश मास्टर इस चैनल के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं उनकी इंग्लिश की जो पूरी किताब है, पूरी किताब पढ़ा चुका हूँ। बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन पेपर भी सॉल्व कर चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे होंगे। ठीक है। आज मैंने स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर शुरू करता हूँ। जो ग्रामर मैं आज सिखाऊंगा आप में से बेशुमार स्टूडेंट उसको ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन ये उन लोगों स्टूडेंट्स के लिए सिखा रहा हूँ मैं जिन्हें बिल्कुल ग्रामर इंग्लिश की नहीं आती। और आप कहेंगे कि ये बहुत छोटी छोटी इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा है, लेकिन जब हम सीखने जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि छोटा है बड़ा है, हमें वो चीज़ आनी चाहिए, किसी वक्त भी आनी चाहिए, क्योंकि हम आप प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। वहाँ आपको इंग्लिश ड्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा करेगी। जब आप नौकरी करेंगे किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, तो आपसे रिक्वायरमेंट भी की जाएगी कि आप इसका नोट बनाएं, इसके ऊपर जो है आप लेटर लिखें, कोई डिसीजन लिखें या कोई सर्वे करें, सर्वे रिपोर्ट बनाएं, विजिट रिपोर्ट बनाएं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाएं। ये सब आपको लिखना पड़ेगा अंग्रेज़ी में। और अंग्रेज़ी में लिखने के लिए चूँकि आपको छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ पे अबूरियत हासिल होनी चाहिए, वरना ऑफिस के अंदर आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी, डांट सुनेंगे और बड़े अफसरान जो हैं आपको अच्छी निगाह से नहीं देखेंगे। तो मेरी राय ये है कि अगर आपको आता भी है तो फिर भी देखें इसको, थोड़ा सा रिकॉल ही हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि 80-90% लोग जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो ये जानते होंगे, लेकिन फिर भी इसको सिखा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता करते हुए हम बड़ी लेवल तक चले जाएंगे इंग्लिश का, लेकिन शुरू से करेंगे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। आज मैं स्टार्ट करूँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि इंग्लिश शुरू होती है हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है, इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो है 8 बताए गए हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन। ठीक है। ये 8 हैं। ये हमारी तमाम इंग्लिश ग्रामर इन्हीं के गिर्द घूमती है। अगर आपको इन पे अच्छी तरह अबूरियत है, इनकी अच्छी तरह समझ में, आप वोकेबलरी आपके पास होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, आप अच्छी रिपोर्ट लिखेंगे, अच्छा डिसीजन लिखेंगे, अच्छे लेटर लिखेंगे और बेशुमार जो आज ड्राफ्टिंग होगी वो आप करेंगे। तो अगर जिनको पता भी है, छोटा सा रिकॉल कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाने जा रहा हूँ जो है। अब तक तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं आपके इंग्लिश टॉपिक के हवाले से। तो आज आप मेरे तलफ़ुज़ की तरफ मत जाइएगा, मेरा तलफ़ुज़ बहुत ख़राब है, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसकी तरफ जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर देते हैं, सर आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है। हाँ, मुझे पता है मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ाने में लगा हुआ हूँ लोगों के लिए जिनको बिल्कुल नहीं आती। उन्हीं के लिए मैंने ये चैनल खोला है। जिनको आती है तो उनको ज़रूरत ही नहीं है इन चैनलों की। ठीक है। चलें स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये तो मैंने आपको बता दिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में लिखता जाता हूँ। नंबर 1, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारे पास पहला है नंबर 1, नाउन। नाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउन्स जो बोलते हैं हम इसको, मैं साथ में इसकी अंग्रेज़ी भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशन लिखूँगा, बहुत छोटी लंबी नहीं, किताबी डेफिनेशन लिखूँगा, आसान वाली। नाउन अ नाउन इज़ अ वर्ड that names नज़र आ रहा है आपको? कट तो ऐसा नहीं शो। दैट नेम्स a person, place, thing, और आइडिया। ठीक है, यानी ख्याल। अब मैं उर्दू में बता दूँ,
नाउन को आपको पता है, हम उर्दू में अगर उर्दू ज़बान की बात करें तो इस्म कहते हैं, ठीक है, इस्म कहते हैं। मैं उर्दू में आपको लिख देता हूँ इस्म, उर्दू में इस्म कहते हैं और इंग्लिश में नाउन। चलिए मैं इसकी उर्दू में भी बता देता हूँ आपको। उर्दू में इस्म ब्रैकेट में लिख देता हूँ नाउन, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस्म या नाउन, वो जो मैंने ऊपर लिखा है उसकी मैं उर्दू लिख रहा हूँ। वो लफ्ज़ है जो किसी शख्स किसी जगह किसी चीज़ या किसी ख्याल का नाम बताता है, ठीक है। अ नाउन इज़ अ वर्ड, नाउन वो लफ्ज़ है, दैट माने जो, नेम्स अ पर्सन प्लेस थिंग्स और आइडिया, ठीक है, जो किसी शख्स किसी जगह किसी चीज़ या किसी ख्याल का नाम बताता है। नेम्स माने नाम बताता है। अ पर्सन एक शख्स का नाम हो सकता है, अ प्लेस एक जगह का नाम हो सकता है, अ थिंग एक चीज़ का नाम हो सकता है, और आइडिया, ठीक है। अब पर्सन बता दें, मेरा नाम है अकील अहमद, ठीक है, ये एक नाउन है, मैं एक नाउन हूँ। किसी का नाम है समीना, किसी का नाम है सलमा, किसी का नाम है फरजाना, ये भी नाउन है। किसी का नाम है सलमान, किसी का नाम है कामरान, ये भी एक नाउन है। यानी किसी शख्स का अगर हम नाम से पुकारे हैं तो वो नाउन होता है, उसका नाम जो होता है वो नाउन होता है। इसलिए कहते हैं नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन प्लेस थिंग्स और आइडिया। हम शॉर्ट में भी कह सकते हैं नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। नाउन जो होता है नामों का लफ्ज़ है, किसी भी चीज़ के नाम का लफ्ज़ है। यहाँ तो हमने 4 चीज़ें मेंशन की हैं, ज़्यादातर यही होती है हमारी ज़िंदगी में, या तो किसी शख्स का नाम होगा, या किसी चीज़ का नाम होगा, या किसी जगह का नाम होगा, या किसी ख्याल वगैरह का नाम होगा, मोहब्बत, दुख, तकलीफ़, ठीक है ना। इन सब के जो नाम होते हैं वो सब क्या है, नाउन है, ठीक है। अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं इन चीज़ों की, एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल जिसको हम उर्दू में बोलते हैं मिसालें, मिसाल या मिसालें, ठीक है जी। पहले हम ले लेते हैं किसकी, पर्सन की, जो हमने यहाँ पे दिया है। अब पर्सन की एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। हम पर्सन एक नाउन है, इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं शख्स। उर्दू में पर्सन को क्या बोलते हैं, शख्स। अगर आप पर्सन हो तो एक शख्स, पर्सन हो तो बहुत सारे अशखास हो जाते हैं, ठीक है। इसमें टीचर की एग्ज़ाम्पल है, टीचर जिसको बोलते हैं उर्दू में उस्ताद। जब हम लफ्ज़ बोलेंगे टीचर तो वो भी नाउन है, एक नाम है। टीचर एक ख़ास नाम है। पर्सन भी एक नाम है, ठीक है। ये किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी का नाम अकील है, किसी का सुलेमान है, किसी का कामरान है, किसी का समीना है, किसी का बतूल है, किसी का फरजाना है, ये ख़ास नाम होते हैं। ये टीचर एक कॉमन नाउन है, तमाम दुनिया के पढ़ाने वालों को टीचर कहते हैं, ये भी एक नाउन है, कॉमन नाउन। उस्ताद है, ये मैं आगे बताऊँगा कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन जो होती है ना, उसमें सब बताऊँगा। अभी तो सिर्फ इसके अंदर नाउन की तारीफ में जो वर्ड आए पर्सन, ठीक है। पर्सन के अंदर और क्या हो सकता है, इसके अंदर डॉक्टर भी होता है, डॉक्टर ये भी एक नाम है, डॉक्टर जिसे हम क्या बोल सकते हैं, डॉक्टर, उर्दू में डॉक्टर ही बोलेंगे, ठीक है। एक पर्सन के बारे में मैंने बताया है, पर्सन में कौन कौन होता है। पर्सन में
एक कोई शख्स हो सकता है, कोई उस्ताद होता है, कोई डॉक्टर होता है, लॉयर भी कह सकते हैं, लॉयर वकील हो सकता है। ये चंद एग्जाम्पल है, बहुत सारी हो सकती हैं। वकील हो सकता है, लॉयर, इंजीनियर हो सकता है, नाउन है, इंजीनियर हो सकता है। इस तरह के ये सब क्या है, नाउन। समझ में आई होगी। नाउन की मैंने कुछ एग्जाम्पल दी आपके सामने। अब इसमें से मैं एक आधी एग्जाम्पल बना के बताता हूँ सेंटेंस के अंदर। अब मैं टीचर की लेता हूँ, टीचर की एग्जाम्पल। टीचर टीचर का सेंटेंस बनाता हूँ उसको, नाउन था। टीचर इज, मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ द टीचर इज एक्सप्लेनिंग। हम उस टीचर की बात कर रहे हैं जो एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेनिंग समझा रहा है, एक्सप्लेनिंग द लेसन, सबक समझा रहा है वो टीचर, इसलिए मैंने द लगाया, दी लेसन। द लेसन के साथ इसलिए लगाया मैंने कि उस लेसन की बात हो रही है जिसको एक्सप्लेन कर रहा है टीचर। ठीक है, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। ये जो टीचर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ये नाउन है। ठीक है, पर्सन के, अभी हम पर्सन की बात कर रहे थे, बाकी तो नाउन और भी हैं, लेसन भी नाउन है। फिलहाल हम इस वक्त पर्सन की बात कर रहे थे, पर्सन के अंदर हमने टीचर का एक जुमला बनाया है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। इसकी उर्दू भी बता दूं आपको क्या, उस्ताद यानी टीचर, उस्ताद सबक समझा रहा है। एक्सप्लेन करना मतलब वर्ब है, एक्सप्लेन एक्शन है, समझाना, समझा रहा है। अब ये है, रहा है, ये जब पढ़ूंगा आपको टेंसेस सिखाऊंगा वहाँ बताए जाएंगे। फिलहाल इसका मतलब है कि उस्ताद सबक समझा रहा है। द टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग द लेसन। हम पढ़ रहे हैं नाउन। नाउन के अंदर हमने 4 कैटेगरी बताई हैं। अ पर्सन बताया, अ प्लेस बताया, अ थिंग बताया और एन आइडिया बताया। ठीक है, अभी हम पर्सन के पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। पर्सन कौन कौन से होते हैं? पर्सन एक शख्स भी हो सकता है, एक उस्ताद भी हो सकता है, एक डॉक्टर भी हो सकता है, एक लॉयर भी हो सकता है, एक इंजीनियर भी हो सकता है, एक टीचर भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल करके बताई आपको। आगे चलते हैं। पर्सन के बाद आ गई आपके पास प्लेस की बात आ गई। प्लेस पे देखते हैं, चले प्लेस की पर बात करते हैं। नाउन के अंदर तारीफ कोई भी देखना है, प्लेस। ठीक है जी, अब प्लेस में क्या क्या हो सकता है इसके अंदर देखते हैं। प्लेस के अंदर जिसको बोलते हैं जगह, कोई भी जगह हो सकती है। अब इसमें ले लेते हैं हम प्लेस के अंदर स्कूल। स्कूल एक प्लेस है जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं सारे। ठीक है, स्कूल, जिसको उर्दू में स्कूल ही बोलेंगे। और एक को ले लेते हैं प्लेस के अंदर, पार्क ले लेते हैं। शाम में घूमने के लिए जाते हैं पार्क के अंदर, पार्क एक प्लेस है। पार्क जहाँ सैर तफरी करने जाते हैं बच्चे, शाम को पार्क हो गया, ये भी एक प्लेस है। शहर जाते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, ये भी प्लेस है। हम कराची लिख देते हैं, कराची एक प्लेस है। पाकिस्तान एक प्लेस है जो है, अमेरिका एक प्लेस है, न्यूयॉर्क एक प्लेस है, लंदन एक प्लेस है। ठीक है, इन सब के अपने अपने नामों से पुकारे जा रहे हैं, तो वो नाउन है। ठीक है, प्लेस क्या है? नाउन है। अब मैं आगे इसके अंदर एक आधा सेंटेंस बना देता हूँ आपको। एक प्लेस, एक सेंटेंस बना देता हूँ यहाँ पे। वी वेंट टू द पार्क, वेंट टू द पार्क यस्टरडे, कल हम पार्क गए। ये पार्क है, ये हमारा जो है जगह है। हम किस जगह गए? कर कल हम एक पार्क गए, टू दी पार्क। हम बहुत सारी जगह हो सकी, मैंने एक जुमला बनाया बहुत सारा। वी वेंट टू दी लाहौर, वी वेंट टू दी कराची, हम कराची गए। वेंट टू दी अमेरिका, बहुत सारी जगह थी, मैंने अभी पार्क आया। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल गए। सही है, इतने सारे नाम में आप कोई भी बना सकते हैं किसी चीज़ का भी। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं। तीसरा जो तारीफ में इस्तेमाल हुआ था, हमने प्लेस की बात की थी, और प्लेस हो गई थी हमारी। प्लेस के बाद हमने थिंग की बात की थी, थर्ड वर्ड। थिंग के ऊपर बताते हैं।
थिंग माने चीज़। अब कोई भी चीज़ का नाम हो सकता है। मैं चंद नाम लिख देता हूँ यहाँ पे आपको सिखाने के लिए। थिंग के लिए बुक एक चीज़ है, ठीक है। बुक जो है एक चीज़ है जिसको किताब बोलते हैं। इसी तरीके से टेबल एक चीज़ है जिसे मेज़ बोलते हैं। इसी तरीके से कार एक चीज़ है जिसे गाड़ी बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कंप्यूटर एक चीज़ है, कंप्यूटर वगैरह वगैरह बहुत सारी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। ये भी नाउन है। इनके अपने अपने नामों से पुकारा जाएगा। अगर बुकों के अपने नाम होंगे उन नामों से पुकारा जाएगा। खाली अगर हम कॉमनली यूज़ करोगे बुक तो ये भी नाउन है। कॉमनली टेबल इस्तेमाल करोगे ये भी एक नाउन है। कार है ये भी एक नाउन है। कंप्यूटर है कॉमनली ये भी है। लेकिन इनके नामों से अगर यूज़ करोगे, बुक में कोई किताब का नाम है, अकाउंटिंग बुक, कोई स्टैटिस्टिक बुक, तो वो भी एक नाउन है। लेकिन फिर वो कैटेगरी में आती है जो है कॉमन नाउन, और वो प्रॉपर नाउन के अंदर जो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ नाउन की। कोई सा भी नाउन हो किसी भी किस्म का, ये सब नाउन है। तारीफ है। नाउन जो है इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, ठीक है, थिंग एंड एनी थिंग, आइडिया वगैरह इस तरह का। कोई जानवर का नाम हो तो जानवर भी आ सकता है आइडिया का। एनिमल्स भी जो है वो सब नाउन है। जैसे शेर है, लाइन है, ठीक है, इस तरह के। और भी काऊ है, भैंस है, गाय जो होती है काऊ, बुफैलो भैंस होती है। ये सब क्या है, ये सब नाउन है। अब हमने चौथी चीज़ बताई है आपको यहाँ पर जो है आइडिया भी बताया था। चौथी चीज़ नाउन डेफिनेशन है आइडिया। आइडिया हमारे ध्यान में बहुत सारे ख्यालात आते रहते हैं, ख्यालात होते हैं। इसके अंदर हम ले सकते हैं लव भी एक आइडिया है। यानी ये फिज़िकल फॉर्म में तो होता ही नहीं है। जो वो चीज़ है उसको महसूस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। लव जो है ये भी एक जो है ये थिंग है। और आइडिया हमने बताया था ख्याल उर्दू में। और आइडिया में आते हैं लव आ गया, जिसको मोहब्बत कह सकते हैं। ये एक फीलिंग्स होती है। हैप्पीनेस, खुशी जो होती है ये भी एक फीलिंग होती है, फीलिंग होती है। ये सब नाउन है। हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी हो गई। ये खुशी जो है कोई नज़र नहीं आती लेकिन ये एक फीलिंगनेस होती है। इसी तरह आज़ादी नज़र नहीं आती लेकिन ये भी एक फीलिंगनेस होता है। हम आज़ाद हैं, फ्रीडम, आज़ादी। ठीक है स्टूडेंट, देखना ये आइडिया ये भी एक नाउन है। हम जब ये लव की बात करते हैं, लव में नफ़रत करने की बात करते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो फीलिंग करते हैं, जो हमारे फिज़िकल फॉर्म में मौजूद नहीं आती हैं। जैसे हमने किताबों का नाम बुक को लिया, थिंग्स को लिया, थिंग्स फिज़िकल फॉर्म में मौजूद होती हैं, ठीक है। आइडिया में जो चीज़ें हैं वो ख़यालात हैं जिसकी फ़िज़िकल फॉर्म नहीं होती, जो आपको फील करते हैं। दर्द है, तकलीफ़ है, ये सब क्या आइडिया में आएंगे। ये इनके भी अपने नाम होते हैं, दर्द के, पेन के, सब के नाम होते हैं। तो ये सब आपके क्या है, नाउन है। मैं वजाहत से बता रहा हूँ आपको, इब्तदाई लेक्चर है सर, ताकि आप इसको समझ सकें। जब भी आपको कुछ करना हो तो आपको बताओ ये चीज़ क्या है, ये क्या है, तो आप उसकी तरीके से प्रॉपरली अपने ग्रामर को जो है आगे लेके चल सकते हैं। और उसके अगर क्वेश्चन आंसर हो तो सही तरीके से उसके जवाब दे सकते हैं। ये सब चीज़ आपको सही तरीके पढ़ेंगे, सही तरीके आप ट्रांसलेशन करेंगे, सही तरीके से उसके जवाब लिखेंगे। ये आपको एक जुमला मैं कोई सेंटेंस बना देता हूँ आपको यहाँ पर किसी भी एक चीज़ का। जैसे अब मैं आपको आइडिया का जुमला दूँ। हैप्पीनेस, एक हैप्पी ले लिया मैंने, हैप्पीनेस, हैप्पी खुशी के बारे में। हैप्पीनेस इज़ इम्पोर्टेंट, खुशी अहम है। यानी खुश, ये हमने खुशी इम्पोर्टेंट माने अहम है। तो ये आपको नाउन की डेफिनेशन हो गई है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम मिसालें दे लेते हैं। चलें दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ चलते हैं। दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ बाद में मैं इनकी एग्जाम्पलें भी दूंगा आपको, यानी एक्सरसाइज दूंगा बहुत सारी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। हम डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे, आपको समझ में आता है लेक्चर के अंदर। चलिए अब हम दूसरा पढ़ते हैं, नंबर 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन सा है? प्रो नाउन,
प्रोनाउन, सब स्टूडेंट को, ज़्यादातर बच्चों को पता होगा प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है ना। तो मैंने प्रोनाउन, जिसको हम उर्दू में अगर कहें तो उर्दू के स्टूडेंट ज़मीर, उर्दू में इसको ज़मीर के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। आपको पता है प्रोनाउंस क्या होता है, मैं डेफिनेशन पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी। प्रो नाउन आपको लिख के बता देता हूँ। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन, जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाए प्रोनाउन होता है। वो ज़मीर, प्रोनाउन मीन ज़मीर क्या है, उर्दू में तो प्रो नाउन। उर्दू स्टूडेंट भी समझ रहे होंगे यहाँ पे प्रोनाउन को। अब इसकी जो मैंने अभी इंग्लिश लिखी है उर्दू में लिख देता हूँ इसके बारे में। यानी प्रोनाउन वो लफ्ज़ है जो इसम या नाउन, नाउन को उर्दू में इसम कहते हैं, इसम या नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। ये सब आपने पढ़ा होगा। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन, प्रोनाउन वो लफ्ज़ होता है जिसको हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, यानी नाउन को एक मरतबा इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद किसी भी पैराग्राफ में उसको इस्तेमाल उस नाम को बार बार इस्तेमाल करना हमें अच्छा नहीं लगता। हम क्या करते हैं, उसकी जगह एक प्रोनाउन यूज़ करते रहते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है। नाउन को हम सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हैं और उसके बाद अब उस पैराग्राफ के अंदर उसकी जगह पे दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं वो अल्फाज। वो जब हम रिप्लेस करते हैं अल्फाज दूसरे अल्फाजों से आगे उस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसी को तो हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। वो अल्फाज कौन से होते हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। नंबर 1 आई, आई का मतलब होता है मैं। ये मैं पहले अगर मेरा नाम अकील अहमद है, मैंने अकील अहमद लिख दिया किसी पैराग्राफ में। अब मैं आगे अपने बारे में जितनी तारीफ़ कर रहा हूँ तो मैं आई से करूँगा। आई, ये आई जो है ये मेरे अकील अहमद को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन बार बार इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है ना। आई माने मैं, ये फर्स्ट पर्सन होता है जो किसी गुफ्तगू के अंदर बोल रहा होता है, बता रहा होता है, बातें कर रहा होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं आई हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं बोलने वाला स्पीकर हूँ। और आप लोग अभी सुन रहे हैं मेरी बात को, मेरी आवाज़ को, तो आप सेकंड पर्सन हैं, यानी तुम हो, यू हो, ठीक है ना। ये हम आगे चल के बताएंगे कि जब बताएंगे हम प्रोनाउन की जो है ना मुख्तलिफ़ प्लेसेस बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउंस क्या होता है, पॉजिटिव केस में क्या होता है, और रिफ्लेक्सिव केस क्या बनते हैं इसके, ये सब हम बताएंगे आगे चल के। मैं, आई, ये भी जो है नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाएगा। फिर दूसरा इसकी जो है वी, वी माने हम। फिर यू, यू माने तुम, ठीक है स्टूडेंट, नज़र आ रहा होगा आपको, यू माने तुम। फिर है ही माने वो, जो मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। शी, शी के माने भी वो, जो औरत के लिए, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है वो। फिर लफ्ज़ है दे, वो इन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों के लिए, यानी फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी, दोनों के लिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करें दे। जैसे नसीमा एंड सलीम, अभी दो नाउन इस्तेमाल हुए, उनके नामों से पुकारा गया है, लेकिन अब जब किसी पैराग्राफ में इनको आगे और फिर बयान करेंगे तो इनके नाम अच्छे नहीं लगेंगे बार बार बयान करने, तो इनकी जगह पे हम दे का लफ्ज़ लिखेंगे, क्योंकि ये एक से ज़्यादा है। अगर सिंगल होता तो नसीमा की जगह शी लिख देते, सलीम की जगह पे ही लिख देते, और बोलने वाला आई होता तो मैं होता, या बोलने वाले बहुत सारे होते, जमा में होते तो हम होता, वी होता, हम होता, और सुनने वाले एक हों या ज़्यादा हों, लेकिन सबके लिए तुम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब बेजान चीज़ रह गई है, बेजान चीज़ों के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सब जानदार चीज़ें थी, और बेजान चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, इसके माने भी वो के होते हैं, ईट के माने भी वो के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। वो कहले हैं
या ये के लें, ये दोनों के माने में इस्तेमाल होता है इट। ये किसके लिए? बेजान चीज़ों के लिए, बेजान चीज़ों के लिए, या छोटे छोटे जो होते हैं ना, छोटे जानवर, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनके लिए भी इट इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये प्रोनाउन आपके सामने मैंने बयान करे हैं, आपने देखा ये प्रोनाउन के अंदर जो ये वर्ड इस्तेमाल हुए हैं ये। अब हम कुछ एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इनकी, आपको और समझाने के लिए आसान। अब मैं मिसाल सेंटेंस के अंदर एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे अदील, अदील ये एक नाउन है, नाम है, क्या है? नाउन, नाउन इस्तेमाल करें इसमें, ये अदील उसका नाम से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अदील इज़ आ स्टूडेंट, अदील एक तालिबे इल्म है, आ स्टूडेंट। यहाँ तक तो हमने नाम इस्तेमाल किया। अब अदील को मैं दोबारा बयान करूँ, फिर दोबारा अदील लिखूँ तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अदील की जगह मैं एक प्रोनाउन इस्तेमाल कर लूँगा जो मैंने यहाँ बताए हैं, ही। मैं यहाँ इस्तेमाल कर लूँगा ही अदील की जगह पे। वो मैंने कहा अदील इज़ अ स्टूडेंट, अदील एक स्टूडेंट है। अब अदील का नाम फुल स्टॉप लगा दिया, इस पैराग्राफ में फिर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसकी जगह मैंने अदील को इस्तेमाल किया। अदील को रिप्लेस करके एक प्रोनाउन ले लिया, या ही। ये क्या है? प्रोनाउन है ये आपका, प्रोनाउन। ये अदील क्या था? ये नाउन था। नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं प्रोनाउन ही। अब उसकी और मज़ीद आगे बयान कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ही स्टडीज़ हार्ड, वो मेहनत करता है, हार्ड। ठीक है, हार्ड माने, स्टडीज़ हार्ड माने मेहनत करना, मेहनत से पढ़ना। स्टडी माने पढ़ना होता है, मेहनत से हार्ड पढ़ना। अब मैं उर्दू में लिख देता हूँ इसको। अदील, अदील एक तालिबे इल्म है, फुल स्टॉप। ठीक है, आगे इसकी बात बता, वो यानी ही, वो मेहनत से पढ़ता है। सही है स्टूडेंट, समझ? अदील, अदील जो है एक नाउन था, ये इसम यानी नाउन है, और वो का जो लफ्ज़ आया है ये आपका ज़मीर है, यानी प्रोनाउन। ये क्या है? ज़मीर, प्रोनाउन। इसम क्या है? नाउन है। अदील एक तालिब है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। इल्म है, वो मेहनत से पढ़ता है, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ये नाम पर्सन था, जो नेम ऑफ द पर्सन, पर्सन का नाम था, और ये पर्सनल प्रोनाउन आ गया आपका वो, ज़मीर। इस नाउन को रिप्लेस करा वो के अंदर, वो मेहनत से पढ़ता है, ये अदील का। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, काफ़ी मैंने आसानी से इसको बताया है। अब एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल, जानवर की ले लेते हैं। अब जानवर की एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलें लेते हैं हम जानवर की एग्जाम्पल। दी कैट, जब हम दी लगाते हैं किसी ख़ास जानवर की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, जब लगाते हैं। अगर कोई कॉमन होता तो आ कैट कर देते। ठीक है, कैट जो है, कैट कुछ कर रही है बता रहे हैं, द कैट जिसकी बात कर रहे हैं हम, द कैट इज़ स्लीपिंग। हम हर कैट की बात नहीं कर रहे, उस कैट की बात कर रहे हैं जो सो रही है इस वक्त। इज़ स्लीपिंग, द कैट इज़ स्लीपिंग। ये जो कैट है ना, इसका दी लगाया हमने, क्योंकि द लगता ही नाउन के से पहले होता है। ये हमारा नाउन है, ठीक है ना। द कैट इज़ स्लीपिंग, बात हो गई। अब कैट के बारे में हम मज़ीद बयान करने जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बताना चाह रहे हैं, कैट के बारे में और बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? कैट को रिपीट नहीं करेंगे नाम, बल्कि इसका प्रोनाउन जो होगा, जो छोटे जानवर के लिए भी या बेजान चीज़ों के लिए मैंने बताया प्रोनाउन, वो होता है इट। इट इज़ ऑन दी सोफ़ा। ये इट जो है ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका प्रोनाउन है, ठीक है, यानी ज़मीर है ये। और ये आपका जो है इसम है, कैट।
समझ में आ गई होगी। द कैट इज़ स्लीपिंग, बिल्ली सो रही है। इट इज़ ऑन द सोफ़ा, हम किस बिल्ली की बात कर रहे हैं, और वो ये इट माने ये के माने बताए, ये सोफ़े पर है, यानी जो बिल्ली सो रही है वो कहाँ पर है, सोफ़े पर है। चलो मैं उर्दू भी लिख देता हूँ उसकी। मैं बिल्ली सो रही है फुल स्टॉप, द कैट इज़ स्लीपिंग फुल स्टॉप आ गया। अब आगे बताएं, इट माने ये या वो भी कह सकते हैं। ये सोफ़े पर है, ऑन माने पर है, इज़ माने है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जिसमें दे इस्तेमाल करूँगा मैं प्रोनाउन। सारा एंड आई, दो शख्स आ गए इसके अंदर, प्लूरल के अंदर हो गया ये नाउन। ये दो नाउन है, एक सारा भी नाउन है और एक ये आई भी नाउन है। ठीक है, आई जो है किसी नाउन का, उसका नाम नहीं लिखा लेकिन प्रोनाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, लेकिन है ये नाउन्स। आगे जुमला पूरा करते हैं। सारा एंड आई वेंट शॉपिंग, कहाँ गए, शॉपिंग खरीदारी पर, शॉपिंग फुल स्टॉप हो गई, ये तो पता चल गया। सारा एंड आई, सारा और मैं गए हैं शॉपिंग पे। ठीक है, सारा और मैं शॉपिंग के लिए गए हैं, ये तो बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब इन दोनों सारा एंड मैं के बारे में और बताना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से प्रोनाउन क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे। इनकी जगह पे इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, सारा एंड आई दोबारा नहीं इस्तेमाल करेंगे, इनकी जगह प्रोनाउन इस्तेमाल कर लेंगे जो कि प्लूरल है, वो होगा दे। सारा एंड आई, चूँकि यहाँ पे हम दे इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर दोनों जो यहाँ भी नाम दे देते हैं ना तो थर्ड पर्सन हो जाता, फिर लेते। लेकिन यहाँ एक फर्स्ट पर्सन दे दिया। अगर किसी एक थर्ड पर्सन और किसी नाम के साथ किसी आई प्रोनाउन आ जाए तो फिर हम उसका जो है प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल में इस्तेमाल करेंगे, वो होगा वी बॉट। हमने क्या एक्शन लिया, बाजार में क्या करते हैं, हमने खरीद की सेकंड फॉर्म लगा दी, खरीदा है बॉट। वी बॉट किलोज, सिले हुए कपड़े जो होते हैं किलोज, खाली अगर ऐसे लगाते, ये दोनों ई ऐसे लगाते तो क्लॉथ हो जाता बगैर सिला हुआ कपड़ा, किलोज लिए हमने, सिले हुए कपड़े सिए। ठीक है, मैं उर्दू भी लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे बता तो दी मैंने। सारा और मैं, सारा और मैं शॉपिंग के लिए गए, ये हमारा फुल स्टॉप हो गया। आगे बता रहे हैं के लिए गए हमने। अब सारा और मैं को जगह पे हमने लिया, हमने कपड़े खरीदे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको प्रोनाउन समझा दिया। अब मैं बहुत सारी एग्जाम्पलें बना सकता हूँ लेकिन टाइम की वजह से मैं आगे इनको और एक्सपेंड करूँगा आगे ले जाके, यानी कि भाई ये शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहा था तो आपको इससे प्रोनाउन के बारे में पता चल गया। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो हम नाउन की जगह पे नाउन की बजाय उस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं जो मैंने बताए, आई, वी, ठीक है, यू, ही, शी, दे, इट, ये सब प्रोनाउन है, ये सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाएंगे। किसी नाउन की जगह पहले जब भी कोई पैराग्राफ लिखेंगे तो पहले नाउन का जो भी नाम होगा वो आएगा, नाउन चूँकि नामों को कहते हैं, वो नाम आएगा, उसकी जगह पे उनसे मुताल्लिक जो प्रोनाउन बताया गया है वो इस्तेमाल करेगा। पूरे पैराग्राफ में वो प्रोनाउन को ही लेके चलेंगे जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जाहिर कर रहा है नाउन को। ठीक है स्टूडेंट, चले आप चलते हैं हम एडजेक्टिव की तरफ, थर्ड अपने आइटम की तरफ। वो एडजेक्टिव बोल रहे हैं, हम वर्ब की तरफ चलते हैं। पहले हम वर्ब लिख लेते हैं ताकि ये हमारा थर्ड आइटम समझ में। वर्ब जिसके माने होते हैं फेल के उर्दू में, फे एन लाम, फेल। ये वर्ब क्या होता है, ये एक्शन होता है। जो भी हम काम करते हैं ना वो हमारे सब वर्ब कहलाते हैं, फेल कहलाते हैं।
अगर हम उर्दू में देखें तो उन तमाम कामों के आखिर में जो है वो ना का लफ्ज़ आएगा। जैसे मैं सोता हूँ तो मैं कहूँ सोना, एक एक्शन है, एक एक्शन है सोना, सोना ना का लफ्ज़ आ रहा है। गाना एक एक्शन है तो आखिर में ना का लफ्ज़ आ रहा है गाना। तो ये क्या है, वर्ब है। सोना, गाना, रोना, लिखना, जाना, फिरना, घूमना, जो है करना, सफाई करना, और क्या है, धोना। ऐसे बहुत सारे एक्शन हैं जो आप याद करेंगे जिन्हें वर्ब कहते हैं। चलें इनके ऊपर बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन देते हैं। पहले हम वर्ब की डिफाइन करते हैं शॉर्ट के अंदर। आ वर्ब इज़ आ वर्ड दैट, जो शोज एक्शन और a state of being। उर्दू में बता देता हूँ आपको। वर्ब यानी फेल, फेल माने वर्ब, वर्ब वो लफ्ज़ है जो किसी काम या हालत को ज़ाहिर करता है, एक्शन को शोज करता है, सेक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, हालत को। वर्ब इज़ अ वर्ड, वर्ब जो है, फेल जो है वो लफ्ज़ है दैट शोज, जो जाहिर करता है काम को, एक्शन माने काम होते हैं, और स्टेट ऑफ बीइंग जो है हालत को भी कहते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग माने हालत को। वो लफ्ज़ जो किसी काम या हालत को जाहिर करता है उसे हम वर्ब या उर्दू में फेल कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। चलें अब हम एग्जाम्पल देते हैं वर्बों की। रन, उर्दू में आपको पता है ये एक वर्ब है। उर्दू में जब इनका तर्जुमा करेंगे तो आखिर में आपको ना आएगा। जैसे हम रन की उर्दू करते हैं तो रन का मतलब क्या है, दौड़ना, दौड़ने को हम रन कहते हैं। ये काम है आपका, फेल है, वर्ब है, एक्शन है। ये रन हमारा एक्शन है। इसी तरह और मैं कुछ और 2 4 5 आपके सामने लिख देता हूँ। ईट है, ईट भी हमारा एक वर्ब है, फेल है, एक्शन है। ईट माने खाना। इसी तरीके से स्लीप भी हमारा एक एक्शन है, सोना। सबके आखिर में ना आता है जब भी आप लिखेंगे, स्लीप, सोना, ठीक है। राइट, लिखना, लिखना। रीड, पढ़ना। इसी तरीके से डाइव, गोता लगाना, ऊपर से डाइव मारते हैं ना पानी के अंदर तैरने के लिए, डाइव, गोता लगाना, ठीक है। स्विम, तैरना। ये सारे क्या है, एक्शन है जो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे करते हैं, है ना। राइट हो गया। इसके अलावा कुछ और वर्ब होती हैं, वो भी हम लिख देते हैं। इज़ भी एक वर्ब है जिसके माने है, ये ना वाली वर्ब नहीं है, ठीक है ना। आर के माने भी ये टू बी वर्ब कहलाती हैं। टू बी वर्ब आगे आएंगे, इनके बारे में जब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ ये वर्ब है। आर है जिसके माने उर्दू में है। वाज, था। वर, थे, थी, थे या थी, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। ये मैंने कुछ वर्ड बताई, एक्शन है हमारे, तो इसलिए हमने बताया अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। फेल या वर्ब वो लफ्ज़ है जो किसी काम या हालत को जाहिर करता है, जिसमें हमने मुख्तलिफ वर्ब बताए हैं जो ये किसी काम या हालत को जाहिर करते हैं। रन दौड़ना होता है, ईट खाना होता है, स्लीप सोना होता है, राइट लिखना होता है, पढ़ना आपका जो है होता है। ये एक्शन है सारे, और ये हालत को उनको जाहिर कर रहा है। इज़, आर, वाज, वर, ये सब हालतों को जाहिर कर रहे हैं।
ठीक है ना, वो तो बताया था। ये सब जो है एक्शन को जाहिर कर रहे हैं, सारे एक्शन थे हमारे, वर्ब थे, और दूसरे वर्ब जो है वो आपकी हालत को जाहिर कर रहे हैं। इज़, आर, वाज, वर, हालत बता रहे हैं कि वो था, थी, है, हैं, ये सब हालत हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे चलते हैं। शॉर्ट के अंदर अभी इतना ही हमने बताया। जब इनके जुमले बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे और मज़ीद बताएंगे। फ़िलहाल आप इतना ही याद रखें, ये भी आपके लिए काफ़ी है। वर्ब क्या है? जिसको एक्शन कहते हैं, कोई काम कहते हैं, ठीक है ना। और वो मुख्तलिफ होती हैं, उनकी फॉर्में भी होती हैं, आगे चल के पढ़ेंगे हम कैसे कितनी फॉर्में होती हैं और कौन कौन सी जो है पूरी बयान करेंगे हम। ये याली जो हमने हालत को बयान करते हैं इनको भी बयान करेंगे, वर्ब को, और जो हालत को बयान नहीं करते और जिनमें सब्जेक्ट दरकार होता है, और ऐसी वर्ब जिनमें सब्जेक्ट दरकार नहीं होता वो भी हम बयान करेंगे, लेकिन आगे चल के करेंगे। अभी फ़िलहाल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ रहे हैं, जिसमें सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब कोई एक्शन होता है, हमारे काम के हमारा काम होता है। उनके चंद नाम हमने लिखे हैं यहाँ पे, जो कि बहुत बड़ी लिस्ट है। आपको बहुत सारे लोगों को ये सब पता भी होंगी, खाली अगर आप देख के रिकॉल कर सकते हैं, वरना आप ज़्यादातर 80% 90% लोगों को पता होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता हो, तो उन्हीं के लिए मैं लेक्चर बना रहा हूँ। ज़्यादातर मेरे टारगेट वही लोग हैं जिनको नहीं पता हो ये सारा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। वर्ब के बाद एडजेक्टिव की तरफ आते हैं हम सिफत जिसको बोलते हैं। चलें, नंबर 4 पे हमारे पास आती है एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं पहले बयान कर दूँ तो आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। आगे जब हम बयान करेंगे तो फिर वो आसानी हो जाएगी। एडजेक्टिव के माने हैं आपको उर्दू में सिफत, ठीक है। इसके बारे में आपने काफ़ी पढ़ा हुआ होगा, इसका भी इस्तेमाल होता है। मैं थोड़ी सी पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ एडजेक्टिव की शॉर्ट के अंदर। एन एडजेक्टिव तो स्टूडेंट्स थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, आगे स्टार्ट करता हूँ। एन एडजेक्टिव इज a word that describes a noun। उर्दू में भी बताया था आपको, एडजेक्टिव हम बोलते हैं सिफत को, ठीक है ना। सिफत या ब्रैकेट में एडजेक्टिव, सिफत या एडजेक्टिव वो लफ्ज़ जो इसमें बताया, मैं वो बता रहा हूँ, वो लफ्ज़ है जो नाउन की जगह, यानी इस्म की जगह या नाउन की जगह, जो इस्म की जगह गलत लिख रहा हूँ मैं, जो नाउन या इस्म की खुसूसियत, सिफत होती है खुसूसियत बताता है, ठीक है। सिफत वो लफ्ज़ है जो नाउन या इस्म की खुसूसियत बताता है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब माने बताता है, अ नाउन डिस्क्राइब करता है यानी खुसूसियत बताता है। डिस्क्राइब माने कोई खुसूसियत बता रहे हैं, बयान कर रहा है। सिफत वो लफ्ज़ है जो नाउन की खुसूसियत बताता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तो बताएंगे कि एडजेक्टिव जो है किसको क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव अपने आप एडजेक्टिव को करता है, नाउन को करता है, एडवर्ब को करता है। ये सब हम आगे चल के बताएंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे बताना इतना है कि एडजेक्टिव डेफिनेशन ये है कि एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन। सिफत वो लफ्ज़ है, एडजेक्टिव वो लफ्ज़ है जो नाउन की खुसूसियत बताता है, ठीक है। हम ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे। इस इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर हम जब इंडिविजुअली सब चीज़ों को अलग अलग पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर ज़्यादा बात करेंगे। अब हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, ये कौन कौन सी होती हैं। इसमें होती है एग्ज़ाम्पल, ये कौन कौन से वर्ड होते हैं। जैसे बिग है, बिग माने बड़ा, किसी भी नाउन से पहले इस्तेमाल होगा अगर बिग तो वो उस नाउन की खुशी बता रहा है, ठीक है ना। इसी तरह स्मॉल, स्मॉल माने छोटा,
छोटा, ये किसी नाउन से पहले इस्तेमाल होगा तो उस नाउन की खुसूसियत बता रहा है कि वो चीज़ छोटी है या छोटा है। बिग किसी नाउन से पहले इस्तेमाल बता रहा है वो बड़ी है या बड़ा है, उसके बारे में बता रहा है, उसकी मानी में इजाफा कर रहा है। इसी तरीके से हम एक और वर्ड ले लेते हैं, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल किसी नाउन से पहले इस्तेमाल होगा या किसी पर्सन या लड़की वगैरह किसी भी के साथ इस्तेमाल होगा तो उसके मानी है खूबसूरत। वो उसकी उस मीनिंग में इजाफा कर रहा है, उसको खूबसूरत करके शो कर रहा है। ब्यूटीफुल किसी नाउन से पहले, ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल एक नाउन है, गर्ल से पहले सवाल है खूबसूरत लड़की। स्मॉल बॉय छोटा लड़का, बिग बॉय बड़ा लड़का, किसी भी ऐसे मिसाल दे रहा हूँ मैं ऐसी, ठीक है। उनकी मीनिंग में इजाफा कर देता है। हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी डे, डे एक नाउन होता है, डे से पहले लग गया। खुशखवार दिन होता है, हैप्पी माने खुशी, खुश। ही इज़, असलम इज़ हैप्पी, असलम की मीनिंग में इजाफा कर रहा है, उसको हैप्पी बता रहा है कि उसकी इस वक्त फीलिंग जो है हैप्पी है, हैप्पी हो गया। रेड हो गया, सुर्ख कलर बता रहा है उसकी, किसी रेड है, ब्लैक है, कोई ब्लैक बॉय, रेड काओ, ठीक है, मीनिंग बता, उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो ये हो गया सुर्ख, लाल कलर। इस तरह बहुत सारे अल्फाज हो सकते हैं जो मैंने चंद लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मीनिंग एक आधा सेंटेंस बना देता हूँ। इट इज़ आ हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके बाद अगर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव है तो जो नाउन है ना उस पहले आप हमेशा तादाद आती है, एक को जाहिर करता है, फिर उसकी एडजेक्टिव आती है, ठीक है ना। आ बिग हाउस, हाउस यहाँ पे नाउन है, हाउस जो है ये नाउन है, इसकी मीनिंग इसको बिग कर दिया। ए जो है तादाद है, एक बड़ा घर, एक बड़ा घर, ठीक है। ये जो है एडजेक्टिव है। अ बिग हाउस, अ बिग रूम एक बड़ा कमरा, अ बिग कार एक बड़ी कार, ऐसे बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस नाउन की मीनिंग को मैं इजाफा करूँगा, बिग बड़ा घर। ए जो है एक को जाहिर कर रहा है, अगर हाउसेज होते तो फिर ए नहीं लिखते, ठीक है ना। बिग हाउसेज बड़े घर हो जाते वो। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ठीक है। अब एक और ले लें जुमला, शी हैज़ आ ब्यूटी फुल ड्रेस। ये जो ड्रेस है नाउन है, ये कैसा है, खूबसूरत है, किसके बाद शी है, ठीक है ना। ड्रेस को, ये ड्रेस यहाँ पे नाउन है, इस नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहा है ब्यूटीफुल, इसको बोलेंगे एडजेक्टिव, ठीक है। ये नाउन है आपका, और हमेशा ए हो या दी हो ये पहले आएंगे, एडजेक्टिव इनके बाद आती है, पहले ये आएंगे फिर एडजेक्टिव आएंगे, फिर मेन नाउन आएगा। नए नाउन से पहले एडजेक्टिव आती है, और अगर उसमें आ दी है आर्टिकल लगे हुए हैं तो वो उससे पहले आएंगे, जो एडजेक्टिव लगा रहे थे पहले आएंगे। समझ में आए स्टूडेंट्स। एक और ले लेते हैं सेंटेंस, दी रेड, कलर दे दिया आपने, कार के ऊपर रेड हो, ब्लैक हो, ग्रीन हो और वाइट हो, ठीक है ना। जिसके लिए जिसको जाहिर कर रहे हैं, जिस नाउन की मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये कार तो है नाउन है, लेकिन ये लाल कार है, लाल कार से बात कर रहे हैं। इज द रेड कार इज फास्ट, तेज है, फास्ट। ये कार जो है इसकी मीनिंग में एडजेक्टिव लगी है, एडजेक्टिव थी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कार जो है एक नाउन था, नाउन की मीनिंग में इजाफा हुआ, रेड लग गया आगे। हमेशा याद रख लें कि नाउन से पहले एडजेक्टिव लगाई जाती है। एडजेक्टिव कहाँ लगती है, नाउन की मीनिंग में इजाफा करती है तो नाउन से पहले लगेगी, ठीक है। द रेड कार इज़ फास्ट, सुर कार जो है वो तेज़ है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है दा, एक ख़ास कार की बात हो रही है जो फास्ट है, इसलिए दा लगा दिया गया है। अगर कॉमन नाउन बनता है ये तो आ लगा होता, कोई भी, ठीक है ना। कोई भी लाल वाली कार वो फास्ट है, कोई भी कार हो,
लाल वाली तो आ लगा होता है, एक लाल कार फास्ट है। लेकिन ये वो फास्ट कार की बात कर रहा है जो रेड कलर में भी है लेकिन वो फास्ट है, इसलिए इसकी मीनिंग में इजाफा हो गया। वो फास्ट वाली लाल कार की बात हो रही है, इसलिए द लगा है। वरना हम कहते हैं रेड कार इज़, रेड कार कर देंगे, ये हमारा नाउन के साथ आ गया। ये जुमले और भी मुख्तलिफ हो सकते थे, मुख्तलिफ बन सकते थे। ठीक है, चलें जी, अब चलते हैं एडवर्ब की तरफ। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रही होगी। अब हम 5वें नंबर पे चलते हैं, अपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसमें 5वें नंबर पे चलते हैं। एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडवर्ब हमें इंग्लिश के अंदर एडवर्ब, पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एडवर्ब है क्या। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब, बयान करता है, कराइब a verb, an adjective, or another adverb। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था एडजेक्टिव, हमने बताया था एडजेक्टिव वो लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन की मीनिंग में इजाफा करता है। एडजेक्टिव का काम सिर्फ एक ही होता है, वो सिर्फ नाउन की मीनिंग में इजाफा करता है। लेकिन एडवर्ब के काम 3 होते हैं, 3 चीज़ों की मीनिंग में इजाफा करता है। एक तो ये किसी वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है, क्वालिफाई करता है वर्ब को, यानी उसकी मीनिंग में इजाफा करता है। ठीक है, दूसरा एडजेक्टिव की मीनिंग में भी इजाफा करता है, और तीसरा अपनी एडवर्ब अपने आप को भी इजाफा करता है, अपने आप की मीनिंग में भी इजाफा करता है। ये एडवर्ब तीनों के ऊपर जो है क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी, एडवर्ब को भी। ठीक है, बात समझ में? मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ। उर्दू में, अच्छा, उर्दू में इसको ज़र्फ़ कहते हैं। ज़र्फ़, हमारे की उर्दू भी लिख रहे हैं, ज़र्फ़ कहते हैं। ज़र्फ़, ज़र्फ़ माने एडवर्ब। अब इसको बता दें, एडवर्ब वो लफ्ज़ है जो फेल मानी वर्ब, इसको वर्ब बोलते हैं, जो फेल और दूसरा सिफत जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, और या दूसरे ज़र्फ़, एक और ज़र्फ़ यानी वर्ब, एक और एडवर्ब आ जाएगा। ज़र्फ़ की खुसूसियत बताता है। ठीक है जी, यानी उनकी मीनिंग में इजाफा कर रहा होता है। ये तीनों चीज़ों की आती है एडवर्ब, तीनों चीज़ों की। वर्ब की मीनिंग में भी इजाफा करता है, उसकी खुसूसियत भी बताता है वर्ब की, और आपकी एडजेक्टिव की खुसूसियत भी बताता है, एडजेक्टिव को भी और ज़्यादा जो है बयान करता है अच्छा, और अपने आप में भी, अपने आप को भी इजाफा करता है, अपनी और मज़ीद खूबसूरती बताता है किसी सेंटेंस में। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और समझ में आ जाए। एग्जाम्पल में सबसे पहले हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। क्विकली, क्विकली ये तेज़ी से, जब हम कोई तर्जुमा इंग्लिश में लिख रहे होते हैं, तेज़ी से जब बात कहते हैं तो एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रन कर रहा है, तेज़ी से दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग क्विकली, यानी ये वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। क्विकली, ही इज़ रनिंग क्विकली, ही इज़ राइटिंग क्विकली, तेज़ी से लिख रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। क्विकली एडवर्ब है जो वर्ब की मीनिंग में इस्तेमाल कर रहा है। क्विकली हो गया। स्लोली, आहिस्ता से लिख रहा है, आहिस्ता दौड़ रहा है, स्लोली, आहिस्ता से, आहिस्ता से, तेज़ी से के साथ ख़त्म होता है ये तर्जुमा, आहिस्ता से। ठीक है, तो वेरी, बहुत। अब ये वेरी जब लग रहा है तो ये तो या तो एडजेक्टिव की
एडजेक्टिव के अंदर इजाफा कर रहा है या अपने एडवर्ब के अंदर इजाफा कर रहा है वेरी। ठीक है, इसी तरह ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, हेयर एडवर्ब है ये, हेयर यहाँ। ठीक है, समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, ये सारे मैंने वर्ड लिखवा दिए आपको। ये बतौर जो है एडवर्ब इस्तेमाल होते हैं और एडवर्ब के बारे में बताया है। ये 3 चीज़ों की मीनिंग में इजाफा करता है। एक तो खुद उसकी मीनिंग में इजाफा करता है, वर्ब की जो तेज़ी से आहिस्ता से, हमेशा वर्ब के बाद से लिखा जाता है ना, हम राइटिंग कर रहे हैं तेज़ी से लिखें या आहिस्ता से लिखें। वेरी है, बहुत, ऑलवेज हमेशा, हेयर यहाँ, ये इन तीनों में से किसी न किसी की मीनिंग में इजाफा करते हैं, या तो एडवर्ब की या एडजेक्टिव की या वर्ब की। ठीक है, ये सब एडवर्ब है जो मैंने लिखवाए आपको। ये अभी फ़िलहाल जब इनकी डिटेल में चलेंगे इनके ऊपर पॉइंट्स के ऊपर तो ज़्यादा वजाहत से बात करेंगे। फ़िलहाल डेफिनेशन के हवाले से इतना काफ़ी है आपको बताने के लिए। अब सेंटेंस की एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ मैं। सेंटेंस में सेंटेंस, चलो पहला क्विकली का सेंटेंस बताता हूँ। ही रन्स, वो दौड़ता है, क्विकली तेज़ी से दौड़ता है, यानी वो दौड़ता तो है, वर्ब है, लेकिन कैसे दौड़ता है, क्विकली तेज़ी से दौड़ता है। ये इसकी मीनिंग में इजाफा कर तेज़ी से, यही तो एडवर्ब है जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा है। वो तेज़ी से दौड़ता है, वो तेज़ी से दौड़ता है। एक और वर्ड ले लेते हैं हम, शी स्पीक्स, वो बोलती तो है, वर्ब है, कैसे बोलती है, स्पीक्स वेरी स्लोली, वेरी स्लो, स्लोली क्या है, एडवर्ब है, और वेरी भी एडवर्ब है। इस वेरी ने इस स्लोली की मीनिंग में इजाफा किया, इस एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा किया है, तो अब बहुत पावरफुल हो गया। ये जो स्पीक्स जो है इसकी, वो बहुत आहिस्ता बोलती है, वो बहुत माने वेरी आहिस्ता से बोलती है। ऑलवेज, दे ऑलवेज स्टडी, वो हमेशा पढ़ते हैं, वो हमेशा पढ़ते हैं। तो यहाँ इन्होंने जो है नाउन की मीनिंग में इजाफा किया है एडवर्ब ने। ठीक है, स्टडी, वो हमेशा पढ़ते हैं, ये स्टडी है, वर्ब की मीनिंग में इजाफा किया है। स्टडी मीन वर्ब है, वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर दिया। वो ही दे ऑलवेज स्टडी, वो हमेशा पढ़ते, स्टडी माने पढ़ना, वर्ब है, पढ़ते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, हो सकता है कभी कभार मेरी ज़बान से अल्फाज थोड़े आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं बोलते वक्त, तो उसके लिए माजरत करता हूँ आपसे। तो ये हमने एडवर्ब चल लिया। अब हमारे पास छठे नंबर पे आ गया, चलते हैं छठे नंबर पे प्रीपोजिशन आ जाएगी हमारे पास। अब हम प्रीपोजिशन सीखते हैं। हमें आज ही इसी लेक्चर के अंदर 8 के 8 ख़त्म करने हैं, ताकि आपके सामने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन आ जाएगा, ताकि हम आगे जो ग्रामर करें तो आपके सामने आसान हो। अब हम चलते हैं छठे नंबर पे, प्रीपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंग्रेज़ी के अंदर लिखते वक्त प्रीपोजिशन इस्तेमाल। इसको बोलते हैं हुर्फ़े, उर्दू में जो ग्रामर पढ़ता हूँ जार, हुर्फ़े जार। हुर्फ़े जार यानी प्रीपोजिशन क्या क्या होती है उसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। इस पहले इसका एक्सप्लेन कर दो इसको। आ प्रीपोजिशन, a preposition is a word that shows the relationship between
बिटवीन आ नाउन, नाउन जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, हो सकता है आप मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रहे हैं और मेरी आवाज़ साथ पढ़ रहा हूँ। अ नाउन, आवाज़ से समझ लीजिएगा, अ नाउन और प्रो नाउन एंड another word in the sentence। ठीक है, ये डिफाइन कर दिया। क्या मतलब है इसका, मैंने उर्दू में बताया हूँ। हुर्फ जार क्या होते हैं? हुर्फ जार या प्रीपोजिशन, आपने लिख लिया ना? आपको कट कैसे ऐसा नहीं है डिस्टर्ब नज़र आ रहा हो, नोट कर लिया होगा। मैं बता रहा हूँ हुर्फ जार या प्रीपोजिशन के ऊपर अब मैं बता रहा हूँ आपको। ये वो अल्फाज हैं जो नाउन जिसको इस्म कहते हैं या ज़मीर यानी जिसको प्रोनाउन कहते हैं, ज़मीर जिसको प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन या प्रोनाउन और जुमले के, सेंटेंस के, जुमले के दूसरे अल्फाज के दरमियान रिश्ता यानी ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। ये करता है या करते हैं, ठीक है। ये वो अल्फाज होते हैं जो सेंटेंस के दूसरे अल्फाज के दरमियान एक ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं, रिलेशन शायब करते हैं, रिलेशन पैदा करते हैं उनके दरमियान में। वो अल्फाज कौन से होते हैं? मैं चंद अल्फाज में आपके सामने लिख देता हूँ यहाँ पे। ये अल्फाज इन बहुत इस्तेमाल होता है, प्रीपोजिशन इन जिसके माने में होते हैं किसी चीज़ में, ऑन के माने होते हैं पर, प्रीपोजिशन। फिर एट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, एट जिसके माने भी पर के होते हैं, इस्तेमाल इसका बताया जाएगा आगे। अंडर इस्तेमाल होता है, अंडर भी प्रीपोजिशन है जिसके माने नीचे। बिटवीन भी प्रीपोजिशन है जिसके माने दरमियान होते हैं, दरमियान। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चंद मैंने प्रीपोजिशन लिख दी है, लेकिन इनके बारे में भी जब हम पढ़ेंगे पूरा प्रीपोजिशन कैसे इस्तेमाल होते हैं, कहाँ इस्तेमाल होते हैं, डिटेल में चलेंगे। वो तमाम चीज़ें बताने से पहले मैं इंट्रोडक्टरी ये लेक्चर दे रहा हूँ शॉर्ट के अंदर आपको बता के, ताकि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर मैं उसका डिटेल में चलूँगा तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी इसमें। ठीक है, अभी इसके सेंटेंस की एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ एग्जांपल सेंटेंस हो गए, एग्जांपल सेंटेंस ले रहे हैं हम। ठीक है, मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ कि यहाँ पे पहला सेंटेंस ले लेता हूँ। दी बुक, ये नाउन है मेरा। अब नाउन की पहचान भी वैसी है कि उससे पहले दी आएगा या ये आएगा तो पता चलेगा वो नाउन है। दी बुक इज़, ये वर्ब है हमारा, हालत को जाहिर करता है, इज़। और ऑन द टेबल, कहाँ पर है किताब, हालत बता रहा है, ऑन द टेबल, ये भी नाउन है, दी लगा हुआ टेबल के साथ, ये भी नाउन, ये नाउन, हालत बयान कर रहा है, ये आपका प्रीपोजिशन है ऑन। ठीक है, मतलब क्या है इसका मतलब है किताब मेज़ पर है, मतलब ये है किताब मेज़ पर है। पोजीशन बता रहा है ये वर्ब, ये पर की पोजीशन बता रहा है, यानी मेज़ पर है। ठीक है, ये ऑन जो है प्रीपोजिशन, ये ऑन ने इस टेबल को और इस बुक का रिलेशन बयान कर दिया है। अगर ये ऑन ना हो तो द बुक इज़ द टेबल हमको पता नहीं चल पाएगा पोजीशन का, लेकिन ऑन से मिल गया कि ये किताब है कहाँ है, टेबल पर है। ठीक है, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, चले एक और सेंटेंस लेते हैं। दी कैट, देखिए नाउन है कैट, दी कैट
इज़, ये बिंग वर्ब, ये वर्ब है, स्टेट ऑफ बिंग वर्ब है जो हालत को जाहिर करती है। दी बुक इज़, ये हमारी ऑन, दूसरा भी नाउन आ रहा है, ऑन दी चेयर। ये दो नाउनों को रिलेशन पैदा करने के लिए ये ऑन आया है जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, ये ऑन, ठीक है। बिल्ली कहाँ है? बिल्ली कुर्सी के नीचे, बिल्ली कुर्सी के ऑन द चेयर, बिल्ली कुर्सी पर है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ द कैट इज़ अंडर, नीचे बिल्ली, नीचे तो ये आ जाएगा प्रीपोजिशन। द कैट इज़ अंडर द चेयर, बिल्ली कुर्सी के नीचे है, बिल्ली कुर्सी के नीचे है। और ऊपर बैठी है तो उसके ऊपर ऑन द चेयर हो जाएगी। इसी तरीके हम लिख दूँ वो कहाँ है, ही इज़ एट स्कूल, ठीक है। स्कूल एक नाउन है, ही प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पे आया है। तो इन दोनों के दरमियान, इस नाउन और इस नाउन के दरमियान रिलेशन किसने कायम किया? एट ने, यही प्रीपोजिशन है, ठीक है। वो स्कूल में है, वो स्कूल में है। तो स्टूडेंट समझ में आ गया। सातवां आइटम हम चलते हैं, सातवां पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो है हमारा कंजक्शंस। समझ में आ गई होगी। नंबर 7, इसके बाद लास्ट हो जाएगा, ये सेकंड लास्ट है, कंजंक्शन, कंजंक्शंस, ठीक है। इसको भी डिफाइन कर देते हैं हम कंजंक्शन को। कंजंक्शंस, a conjunction is a word that a conjunction is a word that क्या करता है? ये ज्वाइन करता है, जो तुम that join words, अल्फाजों को भी ज्वाइन करता है या साथ में और ग्रुप को भी ज्वाइन करता है। दो फ्रेसेस होंगी, दो सेंटेंसेस होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर दो सेंटेंस भी हो सकते हैं और दो फ्रेसेस भी हो सकती हैं, ठीक है ना। उनको ज्वाइन करता है आपस में, इसके ज़रिए से वो दोनों जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं या दो वर्ड्स होते हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, एक रिलेशन कायम हो जाता है, मीनिंग आसानी से निकल जाती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देते हैं आपको वर्ड्स। पहले मैं उर्दू में बता दूं आपको, इसको हम बोलते हैं हुर्फ़े, उर्दू में मैं आपको बता रहा हूँ। अतफ़, आप उर्दू में पढ़ा हुआ उर्दू अतफ़, ये उर्दू अतफ़ होते हैं। कौन कौन से वर्ड होते हैं इसके अंदर, चलिए अब आपको बताते हैं। ये एंड होगा जिसके माने हैं और के, दूसरा वर्ड है इसके अंदर और ले लेते हैं, और या जिसके माने में या, तीसरा वर्ड ले लेते हैं यहाँ पे, बट ले लेते हैं जिसके माने लेकिन के, लेकिन। फिर एक और वर्ड ले लेते हैं वहाँ यहाँ पे बिकॉज, जिसके माने हैं क्योंकि। फिर ले लेते हैं सो, जिसके माने हैं इसलिए। ये कुछ वर्ड हमने ले लिए हैं जो कंजक्शन कहलाते हैं, जो एक जुमले के अंदर दो वर्डों को जो ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं आपस में, या दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, दो फ्रेसेस को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। ये इसलिए इनको कंजक्शन कहते हैं। इनका बहुत इस्तेमाल होता है हमारी, जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं, लिखते हैं, तो ये कंजक्शन को बहुत यूज़ करते हैं। अगर आपको कंजक्शन नहीं आती, नहीं पता, तो आपसे ड्राफ्टिंग में बहुत गलती होने के इम्कानात हैं। ऐसे राइटिंग लिखने के अंदर इम्कानात हैं, ख़त किताबत लिखने के में गलतियों के इम्कानात हैं। मैं अब सेंटेंस बनाता हूँ। सेंटेंस आई, एग्जाम्पल सेंटेंस बना रहा हूँ मैं। आई लाइक एप्पल्स एंड बनाना।
नास, ठीक है। मुझे मुझे सेब और केले पसंद हैं। अब बता दूं, ये एप्पल और बनाना को ज्वाइन कर रहा है आपस में। एंड जो है ये आपका कंजक्शन है, ये जो एंड है कंजक्शन है, जो एप्पल्स और बनाना को ज्वाइन कर रहा है, मिला रहा है। अगर निकाल लो एप्पल बनाना पता नहीं चलेगा, लेकिन एंड से बजा, मुझे पसंद है एप्पल और साथ में क्या है, बनाना भी पसंद है। ठीक है जी। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। शी इज टायर्ड, थकी भी होती है। शी इज टायर्ड बट, ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। शी इज टायर्ड बट शी इज रॉन्ग, लेकिन वो गलत है। शी इज वर्किंग बट शी इज वर्किंग, वो थक चुकी है लेकिन फिर भी काम तो कर रही है ना। ये जो बट है ना, ये आपका कंजक्शन है, ये इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। शी इज़ टायर्ड, अगर नहीं होता हम लिखते शी इज़ टायर्ड, शी इज़ वर्किंग। अब ये अजीब सी बात लग रही है, लेकिन इससे मिलाया तो बात हमारी क्या बन गई, वो थकी हुई है लेकिन वो काम कर रही है। वो थकी हुई लेकिन ने इन दोनों को जुमलों को मिला दिया। वो थकी हुई है लेकिन काम कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, बिकॉज का भी ले लेते हैं। यहाँ पे सेंटेंस हम जुमला लिखते हैं। ही इज लेट बिकॉज, ये आपका कंजक्शन है बिकॉज, ये ज्वाइन कर रहा है दो जुमलों, एक जुमला हो गया। बिकॉज ही मिस द बस, ठीक है स्टूडेंट्स। ही इज़ लेट बिकॉज, ये कंजक्शन है आपकी, इसने इन दो जुमलों को आपस में ज्वाइन कर दिया है, कंजक्शन है बिकॉज ने। उर्दू बताया था आपकी इसकी, वो देर से है आई है क्योंकि इसकी बस छूट गई। वो या उसे देर हो गई है, वो देर से है क्योंकि, या आई है क्योंकि उस, आया है, आई है नहीं, वो देर से है क्योंकि उसकी बस छूट गई है। क्योंकि के जो माने हमने लिए हैं, ये कंजक्शन था, क्योंकि, बिकॉज। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट वन की तरफ चलते हैं, आखिरी की तरफ चलते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे मुकम्मल हो जाएंगे। हम आप चलते हैं इंटरजेक्शंस, 8वां इंटरजेक्शन। उर्फे रिदा, ठीक है। इसमें फीलिंग्स को जाहिर किया जाता है, अचानक की फीलिंग्स वगैरह होती है। जैसे कोई अच्छा किसी की डेथ हो गई तो उस वक्त अचानक इत्तला मिलते ही क्या होती है, कोई आपको इनाम मिल गया तो अचानक क्या फीलिंग्स होती है, कोई चीज़ आप पास हो गए इम्तहान में तो अचानक फीलिंग क्या होती है। तो वहाँ कंजक्शन वर्ड इस्तेमाल किया उस फीलिंग को जाहिर करने के लिए। तो मैं पहले इंग्लिश को बता देता हूँ आपको, इंग्लिश में किसको, एंड कंजक्शन बोल रहा हूँ, इंटरजेक्शन वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, सॉरी कंजक्शन बोला था, इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन is a word that expresses, इज़हार करता है, strong इमोशन, जज्बात, इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन को जो है एक्सप्रेस करता है। उर्दू में बताया था, उर्फ रिदा वो अल्फाज हैं जो मजबूत जज्बात का इज़हार करते हैं। उर्फ रिदा या इंटरजेक्शन
वो अल्फाज हैं जो मज़बूत जज्बात का इजहार करते हैं या इनर फीलिंग्स को ज़ाहिर करते हैं, जो अचानक मिलती है, फीलिंग्स होती है अचानक। बताया जैसे मैंने, कोई आपके सामने ऐसा वाक़या हो गया, उसको देखते ही आपने फीलिंग्स का इजहार हुआ। ठीक है, किसी की अचानक डेथ हो गई है या डेथ की इत्तला मिली, कोई चीज़ आपको अचानक जो है खुशी मिली, तेज़ी से उसका इजहार करा जाता है उन वर्ड पर। वो अल्फाज कौन से हैं? वो चंद अल्फाज हैं, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। वो अल्फाज हैं वाओ। वाओ उर्दू क्या होगी? वाह। अचानक मिलती है वाह वाह। ठीक है, वाओ। उप्स। उप्स उर्दू में उप्स, वो यही बोलेंगे उप्स। इसकी उर्दू मुझे नहीं पता। उप्स। हुर्रे। हुर्रे। हुर्रे खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। आ हा, हम मैच जीत चुके हैं। आ हा, ऐसे बोलते हैं नहीं। हुर्रे लिख देता हूँ मैं, हुर्रे यहाँ पे। ओ ओ, या अचानक किसी की डेथ वगैरह, किसी को बुरा हो जाता है तो ओ अलास, वो मर गया, इसकी इंतकाल हो गया, ऐसा बोलता है ओ। ये कुछ अल्फाज हैं जो फीलिंग्स को जाहिर करते हैं। जैसे मैं सेंटेंस बनाता हूँ, वाओ वाओ, दैट इज अमेजिंग। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मार्क और एक्सप्रेशन लगा दूंगा। वाओ दैट इज अमेजिंग। ठीक है। Oppose, I drop the glass. Oppose, I drop the गिलास। Oppose, मैंने गिलास गिरा दिया। अचानक गिलास गिरा दिया तो oppose। मैंने oppose, मैंने गिलास गिरा दिया। I drop the glass. Wow, that is amazing. वाह ये हैरत अंगेज है। दैट इज अमेजिंग माने हैरत अंगेज। एक को लिख देता हूँ, हुर्रे। इनके आखिर में वो आएगा मार्क ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर हुर्रे कॉमा लगाया, वी वॉन द मैच। वी वॉन, हमने जीत लिया। अरे हुर्रे हम जीत गए। हुर्रे हम जीत गए। देखें ये वाव, वाव क्या है? इंटरजेक्शन है। ओपोज इंटरजेक्शन है। हुर्रे इंटरजेक्शन। अलास अफसोस, अलास हुआ। ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारे वर्ड हैं ओपोज, इनकी तादाद कुछ गिनती की है लेकिन सेंटेंस के हिसाब से होते हैं, यानी इनर जज्बात को अचानक जाहिर करने के सवाल होते हैं। इंटरजेक्शन। इस तरह हमने ये 8 आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आपके सामने लिख के एक्सप्लेन करके बताएं, लेकिन शॉर्ट में बताएं। ठीक है, डिटेल में नहीं गए हम इसकी। जब हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, अगर चीज़ को क्लियर करेंगे। मेरी राय है कि आप इस डिटेल वाले, मेरे ये शॉर्ट वाला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को, आप इसको देखें, अपना कॉन्सेप्ट को दोबारा रिकॉल करें, दोबारा अपना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं पता, आप जो है बहुत मुश्किल उठाएंगे। दफ्तरों में नौकरी अच्छी से अच्छी मिलेगी तो ड्राफ्टिंग का तो आपके साथ जुड़ी हुई है। इंग्लिश ड्राफ्टिंग वाले इंजीनियर हो, सबको ही करना पड़ती है, भले मैनेजर हो, फाइनेंस मैनेजर हो, या एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर हो, या सर्वेयर, सबको ड्राफ्टिंग करना पड़ती है अंग्रेज़ी में। और ड्राफ्टिंग हमारी जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे हम जो है ऑफिसर कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जब हम देंगे तो इसी इंग्लिश ग्रामर को आगे बढ़ाएंगे आपके लिए। हमने स्टार्ट करने की अब कोशिश की है, बड़े दिनों के बाद हम आए, 5, 6, 7 महीने लग गए। उसके बाद हमने ज्वाइन करा इस सेक्शन को, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं ज्वाइन नहीं कर सका बीच में, और दफ्तर की भी बहुत सारी मसरूफियत हो गई थी, दफ्तर से भी वक्त नहीं मिल रहा था।
ठीक है। और अभी आजकल मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का भी मेरा एक चैनल चल रहा है, इम्तहान होने वाले हैं, तो उस चैनल में भी पेपर की तैयारी के नाम से मेरा चैनल है, पेपर की तैयारी। तो मैं वो भी उनकी किताबों के लेक्चर बना रहा हूँ। काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं स्टूडेंट्स उसमें, और काफ़ी मैसेज भी आ रहे हैं, पास भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग भी अच्छी तालीम हासिल करेंगे। इस चैनल को देखते रहें, लोगों को आगे भेजते रहें। मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर अभी मैट्रिक, इंटर वगैरह की और इंग्लिश भी लेके इसके अंदर चलूँ आगे। ठीक है, इस चैनल को हम हर चीज़ में लेके चलते रहेंगे, लेकिन टाइम लगता जा रहा है। चलते हैं, इजाज़त है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें। आपके लिए जो है दुआ है कि आप कामयाब हों। अल्लाह हाफ़िज़।